मैं किसी को चैलेंज नहीं करता हूं कि अहमदाबाद के विधायकों ने भी कभी अहमदाबाद के लिए उतना काम नहीं कराया जितने मैंने कराया। नगर के अंदर भी आपने बहुत सारे काम किए, उसका जिक्र करना क्यों भूल जाते हैं? खिस्तान मची हुई है, नगर पालिका अपना श्रेय लेना चाह रही है, आप अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है जो नवाबगंज की मुस्लिम आबादी को जोड़ता है। मैं कहूँ लोगों का मानना है कि उसमें भ्रष्टाचार, रोडवेज, लाइब्रेरी और खेल का मैदान हमें अभी नगर के अंदर धरातल पे तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये जगह रोडवेज बस स्टैंड के लिए निर्धारित की गई है। देखा कुछ समय पहले दर्जनों गौवंशीय पशुओं की मौत हुई थी मधुनगला की गौशाला में, तो उस पर लगे कोई कार्रवाई अब तक हुई या फिर कागजों में दब के रह गई? सर, ये घटनाक्रम हुआ, बीडीओ के भ्रष्टाचार का मामला बंधक बना दिया गया प्रधानों द्वारा। जी, और बिकने के कगार। विधायक जी ने भी कहा था कि कील बिकवा दूंगे, अब तो किसानों का पेमेंट नहीं होगा। गुस्से में थे। नीलामी की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू की है। सर्फ और साबुन वगैरह दिए जा रहे हैं, जो कि ये घटतौली बंद की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों पर एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है। आप एक निश्चित अमाउंट का बुक कराइए और दुनिया में कहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी यात्रा करिए, अपनी साख बचा पाएगी। आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी बरेली जिले में ही जो अभी घटना हुई थी जी, उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? उससे सरकार कानूनन उससे निपटेगी और सख्ती के साथ निपटेगी। क्या जिला पंचायत में भी क्या हम आगे देखेंगे कि अन्य बिरादरी को भी तवज्जो दी जाएगी, उन्हें टिकट दिए जाएंगे? कोई लोग साहस ही नहीं कर पा रहे, उन्हें लग ही नहीं रहा कि भाजपा उन्हें टिकट दे देगी। हमारे महामहिम राजपाल जी की सुपुत्री सुरीति गंगवार जी नवाबगंज विधानसभा में काफी एक्टिव है। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो डॉक्टर आर्या जी क्या करेंगे? उनकी कार्यशैली अपनी कार्यशैली थी, उनका अपना तौर तरीका था। अपना तो सीधी सी बात है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा है जाना कहाँ। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, वैसे तो राजनीति में बहुत से चेहरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काम कराते हैं, जिनका विकास बोलता है। आज स्टार शख्सियत में हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो डॉक्टर भी हैं, समाज सेवी भी हैं और जनता के दिलों पर राज भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाबगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर MP आर्य जी की। आइए जानते हैं राजनीतिक विकास और उनके निजी सफर के बारे में, जो अब तक अनकही है। और हमारे साथ में सीनियर पत्रकार रियाज अंसारी भी हैं। दो रिपोर्टर, विधायक जी का छोटा सा इंटरव्यू। विधायक जी, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी राजनीतिक सफर के बारे में। देखिए, मैं वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और शुरू से ही संघ में काम करता रहा हूं। सन 1991 में जब चुनाव होना था, ज्ञानल लाल जी जो हमारे विधायक थे, उनका देहावसान हो चुका था। तब माननीय रामलाल जी मेरे यहाँ आए थे, जो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम कर रहे थे। उन्होंने मुझसे चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन मैंने अपने, चूंकि मेरी प्रैक्टिस का शुरुआती दौर था और मैं एक ईमानदार व्यक्ति, दंड फंद कर नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि भाई पहले अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था, इसके बाद में राजनीति। और मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन 2002 में जब भगवत शरण जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चले गए और कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अच्छा नजर नहीं आ रहा था, तब मुझे चुनाव लड़ने के लिए फिर कहा गया और मैं 2002 में चुनाव लड़ा। दूसरी पोजीशन पर रहा, अलग बात है। 2007 में भी चुनाव लड़ा और इसके बाद 2017 में मैंने टिकट मांगा था, लेकिन मुझे मिला नहीं। 2022 में चुनाव लड़ा और आपके साथ हूं। कहते हैं कि सफलता जो है विकास की कुंजी होती है। जी, तो आपने जो सफलता हासिल की, काफी मेहनत की है और यहाँ तक पहुंचे। तो अब लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। तो जो आपने विकास कार्य कराए विधानसभा में, क्या क्या विकास कार्य कराए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, तब से विकास के नए नए मानक गढ़े गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बात फिलहाल तो नवाबगंज विधानसभा की करूंगा कि 2017 में जब सरकार बनी थी, उससे पहले इस नवाबगंज विधानसभा के अंदर कोई ऐसा विशेष काम दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई विकास का काम किसी सरकार ने कराया।
लेकिन 17 के बाद स्वर्गीय विधायक केसर सिंह जी, उन्होंने यहां पर बहुत सारे विकास के काम कराए। और इसके बाद में जब से आपने मुझे मौका दिया है, तब से यहां पर अभूतपूर्व काम हुए हैं। उदाहरण के लिए बता सकता हूं आपको, अटल आवासीय विद्यालय जैसी योजना इस विधानसभा के अंदर बनी है, जो पूरे मंडल में अनूठी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर के 12 अटल आवासीय विद्यालय बने हैं, उनमें से एक नवाबगंज में है। इसके अलावा यहां पर सड़कें हैं, पुल हैं, पुलिये हैं, विद्यालय हैं, इनकी लंबी श्रृंखला है। जैसे उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भदपुरा के अंदर शुरू हुआ, 2 कस्तूरबा विद्यालय हैं जो पहले हाई स्कूल तक चल रहे थे, अब उनको उच्चीकृत करके इंटर कॉलेज बनाया गया है। 3 गर्ल्स कॉलेज, जिनमें हाफिजगंज, सेथल और बरौर, ये 3 कॉलेज इंटर कॉलेज शुरुआत हुई। ऐसे ही कई सारे विद्यालय पीएम श्री में पास हुए हैं। कई विद्यालय उच्चीकृत करके हाई स्कूल से इंटर किए जा रहे हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में अपने में अद्वितीय काम चल रहा है। लेकिन सर, जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी सेथल कॉलेज की बात कही थी, तो सेथल में वो तो काफी समय से बंद पड़ा हुआ, काफी खस्ता हाल है। हाँ, आप जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एमएसडीपी के तहत काफी साल, 8-10 साल पहले बना था, लेकिन पूर्ण ना हो पाने की वजह से अब तक बंद था, जिसके लिए मैंने 5.25 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं और इसको पूरा किए जाने का काम चल रहा है, और इसके बाद में जल्दी ही ये विद्यालय शुरू होने वाला है। जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? विधायक जी, जैसे कि आपने अपने पूरे जीवन, राजनीतिक जीवन के सफर के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताया, लेकिन जानना चाहेंगे कि आपको बहुत लंबा समय इस मंजिल तक पहुंचने की, बहुत लंबा समय, बहुत संघर्ष करना पड़ा। किस तरह से आपका उस टाइम परिवार में मोहल्ला, किस तरह से, चूंकि एक अस्पताल भी चलाते थे, किस तरह से सब कुछ मैनेज किया, एक लंबे समय बाद आपको कामयाबी मिली? देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, गांव का रहने वाला हूं, मेहनत पे विश्वास करता हूं। आज तक कोई मेरी ऐसी सॉलिड बैकग्राउंड नहीं थी, मुझे किसी भी तरह से ना तो पढ़ाई में और ना ही किसी दूसरे काम में कोई बहुत बड़ी बैक नहीं मिली। केवल मैंने अपनी मेहनत के आधार पर ही सब कुछ प्राप्त किया है। चाहे मैंने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की या इसके बाद में हॉस्पिटल चलाया, सब कुछ अपनी मेहनत से ही किया है। और राजनीति में जो खर्च भी किया है, मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स पैसा, पेड पैसा है मेरा, जो मैंने बड़ी मेहनत के साथ में अपनी डॉक्टरी से कमाया, वो पैसा मैंने राजनीति पर अब तक खर्च किया है। मेहनत करना मेरी आदत है, राजनीति के लिए भी समय निकालता था, लेकिन डॉक्टरी मेरा पेशा है, वो मैं करता था, आज भी करता हूं। अब ये जरूर है, जब से विधायक बना हूं तब से निःशुल्क मरीज देखता हूं, कोई किसी से फीस नहीं लेता हूं। विकास की बात चल रही थी जो अधूरी रह गई, केवल मैंने शिक्षा का विषय रखा। मैं आपको बता दूं, सड़कों और पुल पुलियों की खासतौर से बात करना चाहता हूं। कोई समय यह था कि नवाबगंज क्षेत्र में किसी भी सड़क पे आप चले जाते, आपकी गाड़ी, मुझे लगता है कि हटर हटर अगर आवाज नहीं करती तो आनंद नहीं आता, और कोई भी गाड़ी लंबे समय तक यहां चल नहीं सकती थी। आज नवाबगंज में कहीं भी चले जाइए, आपको सारी बढ़िया सड़कें मिलेंगी। और इसके बाद भी अब जो पुरानी सड़कें हैं उनकी चौड़ाई कम है, तो और चौड़ीकरण के काम चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, मियाँपुर से और गंगापुर की बहुत बढ़िया सड़क बनी है, जिसमें कि काफ़ी हिस्सा सीसी का भी है। चौड़ीकरण का काम नवाबगंज से मटकापुर तक का चल रहा है। ऐसे ही रिछोला की पुलिया से बीजामऊ तक की सड़क बनी है। आप जरा देखिए, ऐसी जगह जहां पर कीचड़ रहता था, आज आपका जूता नहीं भीगेगा, बरसात होकर के खत्म हो और आपका जूता नहीं भीगेगा। जैसे आप सोनौर में चले जाइए, आप सुंदरी में चले जाइए, आप मधुनगला में चले जाइए, आप चौखंडी में चले जाइए, आप किसी भी गांव में चले जाओ। मैं खासतौर से तो बात कहूंगा जिसको नवाबगंज की राजधानी अहमदाबाद कहते हैं, 1250 मीटर सीसी अकेले अहमदाबाद में पड़ा है, ये मेरे कार्यकाल में। कभी इससे पहले के जो भी विधायक हैं, मैं किसी को चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन ये निश्चित रूप से बताता हूं कि अहमदाबाद के विधायकों ने भी कभी अहमदाबाद के लिए उतना काम नहीं कराया जितना मैंने कराया। क्या विधानसभा में जो सड़कें हैं सभी सही हो चुकी हैं?
देखिए, काफी ठीक हो गई हैं, लेकिन काफी अभी जो बाकी हैं उन पर काम चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए दे रहा हूं कि राजघाट से फैजुल्लापुर तक बहुत टूटी हुई सड़क है, लेकिन यह स्वीकृत हो गई, बनने जा रही है। ऐसे ही सिथरा से बमनपुरी की सड़क है, बहुत टूटी हुई है, लेकिन यह भी बनने जा रही है। आपके औरंगाबाद से नौगा नगला होती हुई जो मुड़िया के लिए सड़क जाती है, यह बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है, लेकिन यह भी स्वीकृत हो गई, यह बनने जा रही है। ऐसे ही कटिया से विशेषरपुर बहुत टूटी हुई सड़क है, यह भी स्वीकृत हो गई, यह भी बनने जा रही है। और अब तक जो सबसे ज्यादा जिस पर फोकस लोग कर रहे थे और जिसके लिए मुझे बहुत कहा भी गया, केवड़िया से लेकर रुकुमपुर तक की रोड थी, जो 7-8 साल पहले बनी थी, जिसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे, वो बन गई, अभी अभी बनकर के तैयार हुई है, या थोड़ा बहुत काम रह गया है, काम चल रहा है। तो इस तरह से करीब करीब नवाबगंज विधानसभा की सारी सड़कें ठीक हुई हैं। विधायक जी, विधानसभा का आपने विकास कार्य किया कि ये बुकलेट आपकी है जो हमने देखी, इस पर पढ़ा जी। नगर के अंदर भी आपने बहुत सारे काम कराए हैं जी। उनका चर्चा में हमने देखा अक्सर नहीं करते हैं, क्या वजह है उनको? हमने देखा बिजोरिया रोड से लेके ये कब्रिस्तान तक आपने जो रोड डलवाया, चौड़ीकरण हुआ, सीसी रोड था, साइटों में इंटरलॉक, उसका जिक्र करना क्यों भूल जाते हैं? नहीं, देखिए, भूल नहीं जाते, काम इतने ज्यादा हैं कि शायद उन्हें गिनाना असंभव होगा, मुश्किल होगा। जैसे आप जो बात कर रहे हैं अभी, तो लेकर के अंबेडकर पार्क से और मिश्रा जी की धर्मशाला तक एक चौड़ा सीसी का काम हुआ। नवाबगंज में अशोक चौराहे से लेकर के और बिजोरिया रोड पर 1 किलोमीटर तक सीसी का बढ़िया काम हुआ है। ऐसे ही कब्रिस्तान से लेकर के और बोहर नगला रोड पर बढ़िया सीसी पड़ा है, जहां पर कीचड़ की वजह से पहले चलना मुश्किल होता था। और आगे भी बहुत सारे काम स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से मिश्रा जी की धर्मशाला से लेकर के और पुराने पुल को पार करते हुए जो मंदिर है वहां तक सीसी रोड स्वीकृत हुआ है। ईंद जागीर के लिए जो मेन रोड से NH 74 से और ईंद जागीर के मंदिर तक वहां एक चौड़ा रोड स्वीकृत हुआ है। तो काम तो इतने सारे हैं, मैं समझता हूं कि ये जो बुकलेट मैंने मतलब आप देख रहे हैं, आपके हाथ में है, इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने सारे काम इसमें। व्यास जी ने नगर की बात छेड़ी है, आपने भी अभी कई सारे नगर के रोड गिनाए, इसमें आपने अभी एक बालाजी मंदिर तक रोड गिनाया था, लेकिन उसका श्रेय जो है हम देख रहे हैं खींचतान मची हुई है, नगर पालिका अपना श्रेय लेना चाह रही है, आप अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे मैं नगर पालिका की बात करूं या विधानसभा की। हम लोग कोई बंटवारा नहीं करते हैं और ये भी नहीं कि भाई श्रेय लेने की होड़ लगती है। हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं और जो काम होता है उसका श्रेय भी निश्चित रूप से पार्टी को मिलता है, ना व्यक्तिगत मेरा है, ना व्यक्तिगत चेयरमैन साहब का है। उन्होंने भी इस काम के लिए ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री जी को पत्र दिया था और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा था। इसके अलावा एक योजना हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगी थी, जिसमें धर्म स्थलों के लिए उन्होंने रास्ते के लिए योजना मांगी थी। तो मैंने इस रास्ते को यहां से लेकर के दिया और वो स्वीकृत हो गया, तो ये एक अच्छी बात है। विधायक जी, इस बीच में एक चीज है, कहते हैं रास्ते और सड़कें किसी के लिए, लेकिन यहाँ हमें जब से आप विधायक बने या कहें नवाबगंज चेयरमैन ही आपकी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है जो नवाबगंज की मुस्लिम आबादी को जोड़ता है। मैं कहूँगा आधी नहीं, पूरी मुस्लिम आबादी कह दूं अगर मैं, या 80% मुस्लिम। एक जो हमारा बिजोरिया से बहुत बुरी हालत है उस रोड की, लोगों का निकलना दूभर है इस बारिश में और हमेशा ही रहता है। उस रोड के बारे में अभी तक क्यों आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, वैसे पहली बात तो ये नगर क्षेत्र का काम है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा वो मार्ग अभी विवादित है इस समय। जैसी जानकारी हुई है कि पूर्व नगर पालिका चेयरमैन ने उसका पैसा निकाल लिया था। निर्माण का काम कागजों पर है लेकिन धरातल पर नहीं है, मामला विवादित है। जिस दिन ये विवाद ठीक हो जाएगा हम लोग निर्माण करा देंगे। विधायक जी, पुल भी आपने काफी बनवाए हैं और इसमें एक पुल अभी जो बना था जल्दी में लाईखेड़ा का जी, जो कि जल्दी में ही बना था और जर्जर हालात में पहुंचा, लोगों का मानना कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, पुल जर्जर हालात में नहीं पहुंचा जी, उसमें तो दरारें पड़ गई थी। ना, पुल में कोई दरार नहीं पड़ी। पुल के बाद में जो सड़क के किनारे से, जो कि बहुत काफी ऊंचा है, साइडें ऊंची हैं, उनके जो किनारे बनाए गए हैं उसमें दरारें पड़ी थी। और ये जहां पर नई मिट्टी का भरान होता है वहां पर अक्सर होता है, और इसके लिए मैंने एक्सीएन को भी कहा है, डीएम साहब को भी लेकर के दिया था।
और उसमें फिलहाल रिपेयर का काम हुआ है और पुल में उस किसी भी तरह की कोई खराबी पुल के नहीं। पास में एक पुल भी है जिसकी ग्रामीण काफी आवाज उठा रहे हैं, हमने भी वो खबर चलाई थी, शायद आपके संज्ञान में। जी जी, नहीं, बात की गई है कि वो वहां पर मोड़ है, जब हम पुल से उतर करके और ये जो पंडरा की तरफ को रोड जाता है इसकी तरफ आते हैं तो एक एक्यूट मोड़ है। उस मोड़ पर एक खंबा है जिसको कहा गया है कि थोड़ा हटाकर लगाया जाए और वहां पर मोड़ को थोड़ा इस तरह से किया जाए जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। ये बात वहां के ग्रामीणों ने कही है, मैंने इस बात को आगे भी बढ़ाया है। एक सवाल, जी, विकास खूब हुआ। हमने देखा इसी विकास के क्रम में नवाबगंज में हाफिजगंज से लेकर और ये गरगैया तक हाईवे निकाला जा रहा है जी। इस हाईवे का नगर के, आप भाजपा इसको अपने विकास के रूप में देख रही है, लेकिन नगर के लोगों को या क्षेत्र के लोगों को इससे क्या लाभ होने वाला है? ये हाईवे कहीं नवाबगंज में नहीं उतारा जा रहा है, तो हम लोगों के, इससे नगर के लोगों या क्षेत्र के लोगों को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि हाईवे दोनों सिरों पर, जहां पर नवाबगंज से हम मेन रोड में जाकर के मिलते हैं वहां भी जोड़ रहेगा और जहां हाफिजगंज की तरफ जोड़ होगा वहां भी चढ़ने की व्यवस्था रहेगी। और हाईवे या एक्सप्रेसवे जिस विधानसभा से या जिस क्षेत्र से भी निकलते हैं वहां विकास को चार चांद लगते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन नवाबगंज में उतर नहीं रहा है, कहीं इसका उतार नगर के अंदर नहीं, इतना बड़ा हिस्सा है हमारे जहाँ मेन रोड है, बिजोरिया रोड है, सिजोलिया से आसपास, कहीं ये लोगों को मानना था अगर चढ़ाव होता लोग कहाँ से बाहरी बाहर जाएंगे, बाहरी बाहर आ जाएंगे। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन उसके लिए नवाबगंज में एक मुख्य सड़कें हैं और पहले से एक मुख्य मार्ग बना हुआ है, NH-74 का हिस्सा इधर है। और ये बात सही है कि किसी भी हाईवे में अगर बहुत ज़्यादा रास्तों का जुड़ना या घटना होता है तो वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। शायद मुख्य मार्ग से यहाँ पर इसीलिए नहीं जोड़ा गया, लेकिन जहाँ जैसे गरगैया के पास में है वहाँ पर उस रोड में शामिल होने की व्यवस्था है, ऐसे ही हाफिजगंज के पास में वहां मुख्य मार्ग में मिलने की व्यवस्था है। रियाज जी लगातार नगर की बात कर रहे हैं तो क्यों ना नगर को ही लेके एक सवाल सर से और है। सर, जैसा कि आप विधायक बने थे उससे पहले आपने कुछ वादे किए थे जी, रोडवेज, लाइब्रेरी और खेल का मैदान, हमें अभी नगर के अंदर धरातल पे तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, खेल के किसी बड़े मैदान की व्यवस्था जगह की कमी के कारण से नगर में नहीं हो पा रही, लेकिन नगर से ही थोड़ी दूर अदकड़ा नजराना में एक मिनी स्टेडियम बना है, जिसके मिनी स्टेडियम बन गया है और उसके विकास के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं। मैं आज भी, मेरे पास में एक सूची है, बाई चांस आपसे बात हो गई, मैं जो हमारे खेल मंत्री हैं गिरीश जी, मैं उनको एक पत्र देने जा रहा हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि भाई उसको विकास ठीक से करा दें। ये तो खेल की बात है। रोडवेज की जहां तक बात है, रोडवेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी से मेरी बात हो चुकी है। पत्र भी डीएम साहब के पास में आए हैं, एसडीएम और तहसीलदार के पास भी जगह निर्धारित करने के लिए बात हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों के अंदर रोडवेज के अधिकारी यहाँ आएंगे, जगह चिन्हित करेंगे और वहां पर बोर्ड लगा देंगे कि ये जगह रोडवेज बस स्टैंड के लिए निर्धारित की गई है। यदि किसी को कुछ भी ऑब्जेक्शन हो तो कृपया अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं। हम लोग जब किसानों के बीच जाते हैं तो किसान अपनी समस्या बताते हैं, सबसे ज्यादा बताते हैं आवारा पशु को लेके। जैसा कि गौशालाएं भी बनी हुई, तो हमने अभी देखा कुछ समय पहले दर्जनों गौवंशीय पशुओं की मौत हुई थी मधुनगला की गौशाला में, तो उस पर लेके कोई कार्रवाई अब तक हुई या फिर कागजों में दब के रह गई? सर नहीं, जो भी अव्यवस्था होगी, जहां भी अव्यवस्था होगी उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और उसको लेकर के एक खास तौर से सचिव और एकाध अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ईमानदारी के साथ काम करती है और इसको लेकर के हमेशा संजीदा है। खासतौर से मैं निराश्रित पशुओं की बात करूं तो उसकी व्यवस्था बराबर की जा रही है। किसानों को लेके जो है थोड़ा सा पहले एक सवाल और है विधायक जी। बिलाप के अंदर ये घटनाक्रम हुआ, वीडियो के भ्रष्टाचार का मामला बंधक बना दिया गया प्रधानों द्वारा, और आज भी हम देख रहे हैं वो वीडियो साहब काम कर रहे हैं, लगातार ऑफिस में आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये सारा मामला है? देखिए, ऐसा है, उसमें कहीं भ्रष्टाचार ऐसे सिद्ध नहीं होता है। कारण यह है कि कुछ मिनट के लिए ही मनरेगा का पैसा आता है, उस बीच में जितने भी एफटीओ लग सकते हैं उन्हें लगवाने की कोशिश की गई। और ये बात जरूर है कि अगर कहीं इस तरह का है तो बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। और बीडीओ ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर
मेरी कमी से कहीं कुछ हुआ है तो आगे से मैं सबके सामने मतलब कहना चाहिए मनरेगा का पैसा चढ़ाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि भाई क्रम से मैंने इस पैसे को चढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है। परवेज भाई ने हमसे जो सवाल कहा किसानों वाली, तो वो सवाल तो इस टाइम बहुत जलन होता है, फिर वहीं आ जाते हैं ओसवाल फैक्ट्री बिकने के कगार। विधायक जी ने भी कहा था कि कील कील बिकवा दूंगे, अब तो किसानों का पेमेंट नहीं होगा। गुस्से में थे उस दिन, हमने देखा था वो इंटरव्यू हमने आपसे किया था जी। तो अब किसानों का 70 करोड़ रुपया, क्या मान लिया जाए सीजन में नए सत्र शुरू होने से पहले ये प्रयास रहेगा कि किसानों का बकाया मिल जाए? देखिए, संभावनाएं लगभग पूरी हैं क्योंकि नीलामी की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू की है, लेकिन साथ ही जैसी सूचना मिल रही है कि मालिकान ने मिल बेच दिया है और जो खरीदार है उससे भी मेरी बात हुई है, लेकिन चूंकि अभी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है इसलिए मैं 100% नहीं कह सकता कि बिक्री हो ही गई है। जिस दिन बिक्री हो जाएगी उसके 8-10 दिन के अंदर किसानों का पेमेंट मिल जाएगा। अगर नहीं भी होती है तो किसानों का पैसा मिलेगा, ये बात श्योर है। ओसवाल मिल एक भी इंच का सदुपयोग या दुरुपयोग नहीं कर सकती है जब तक किसानों का पैसा ना दे दे। किसानों के सर एक समस्या और है, जैसा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में देवा नदी है, उसके पास में कुछ गांव पड़ते हैं जो कि बाढ़ के आने से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, तो उसको लेके कुछ आपने सोचा है क्या? वहां वॉकआउट भी किया था लोकसभा चुनाव का इसी मुद्दे को। देखिए, वॉकआउट का मुद्दा अलग था। वॉकआउट जो है वो तो किया था पुल की मांग को लेकर के, और चूंकि जिस स्थान पर वो लोग पुल की मांग कर रहे थे पुरैना, वहां से थोड़ी ही दूर गुदरानपुर है, वहां पर अभी अभी पुल बना है जो कि शायद अभी पूरा भी मुश्किल नहीं हुआ है। इसलिए नई जगह पर इतनी बड़ी नदी पर 70-80 करोड़ रुपए लगा करके पुल बनाना एक कठिन काम है। तो वॉकआउट तो उसको लेकर के किया था, लेकिन ये बात सही है कि दोहा नदी में वहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण से काफ़ी खेती को नुकसान होता है, और अमीन नगर गांव में तो गांव के कटान की संभावनाएं बन गई हैं। इसके लिए लेकर के मैंने सरकार को बात की है और वहां पर पिचिंग का काम इस साल जरूर हो जाएगा। जैसा कि राज्य सरकार की एक बड़ी योजना चल रही है, मुफ्त राशन योजना, लेकिन हम इस समय देख रहे हैं मुफ्त राशन के जगह साथ में एक अन्य सामग्री दी जा रही है जिस पे जो है एक मोटी रकम वसूली जा रही है। जैसा कि अन्य सामग्री, जैसे कभी नमक दिया जाता है, कभी साबुन। अभी कल ही हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो आरोप लगा रहे थे, एक झोले में गेहूं थे और कुछ साबुन दिखा रहे थे, ये साबुन है, और कुछ नमक था या निरमा, ये पता नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे मुझसे 100 रुपए भी वसूले गए। देखिए, ऐसा है कि मेरी जानकारी में आया है, इससे पहले मुझे पता लगा था कि कहीं नमक अलग से बेचा जा रहा है। वैसे तो जो सरकार की लिस्ट है उसमें बहुत सारी सामग्री है जो कि इस तरह से राशन की दुकान पर दी जा सकती हैं, लेकिन वो ऐच्छिक होती हैं कि कोई खरीदना चाहे तो खरीदे, नहीं खरीदना चाहे तो ना खरीदे, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। जहां तक नमक बांटने की और शायद उसमें जबरदस्ती देने की बात थी, उसको लेकर के मैंने नाराजगी व्यक्त की थी और इसके बाद वो बंद हो गया। एक तो घटौली ऊपर से उसमें सर इस तरह से अब इस समय मुझे जानकारी मिली है कि कहीं सर्फ और साबुन वगैरह दिए जा रहे हैं जो कि लोगों की इच्छा ना होते हुए भी उन्हें दिए जा रहे हैं। मैंने पता किया था तो पता लगा पूरे जिले में ये काम चल रहा है। मैं इस मामले में डीएम साहब को जरूर अवगत कराऊंगा, उनसे बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि इस चीज़ को बंद कराया जाना चाहिए। जो लोगों की इच्छा हो वो खरीदें, नहीं इच्छा हो ना खरीदें, ऑप्शनल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती देने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। सरकार सभी मामलों में सकती, लेकिन घटतौली क्यों नहीं रुक पा रही सर? देखिए, घटतौली की जहां तक मैं बात करूं, सरकार ने सारी व्यवस्था की है और अब तो यह है कि जब तक 5 किलो पूरा नहीं तोलेगा तब तक अंगूठा एक्सेप्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है, लेकिन तब भी कहीं कहीं शिकायतें आ रही हैं। तो जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं लोगों को एक चीज और याद दिला देना चाहता हूं कि कभी सरकारें हुआ करती थी कि 11-11 महीने का राशन गायब हो जाता था, लोगों को नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो भी दिक्कतें होती हैं उनको दूर करते हुए अब उपभोक्ताओं को ये चीजें उपलब्ध करा रही है और घटतौली को भी समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। निश्चित रूप से ये घटतौली बंद की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी, एक और बड़ी समस्या है नवाबगंज के हमारे पूरे विधानसभा,
क्योंकि जहां से हमारी विधानसभा बरेली से शुरू होती है, नवाबगंज के सारे लोगों का अमूमन बरेली आना जाना होता है। लेकिन एक खाई खेड़ा के पास जो टोल लगा दिया गया है, कहते हैं जब तक हाईवे तैयार ना हो जाए, तैयार होगा उसके बाद ही वहां टोल लग सकता। लेकिन यहाँ हाईवे बनने से पहले ही टोल लगा दिया गया है, बहुत पैसा वसूला जा रहा है। क्या नहीं, देखिए ये तो खैर नीति है सरकार की, लेकिन ये स्टेट हाईवे है, वो सॉरी ये है तो NH-74 है तो नेशनल हाईवे, लेकिन जिस मानक का हाईवे ये बना है उस मानक के हिसाब से टोल लगा है। आप अगर बात 4 लेन या 6 लेन की करें तो फिर उस मानक के हिसाब से टोल का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो हमें ये मानना चाहिए जैसे 4 लेन पर प्रस्तावित है, काम चल रहा है, लोगों पर एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है 4 लेन होते ही। 4 लाइन होने के बाद में नवाबगंज के लोगों पर तो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि दूरी आपकी कम है, आपको पास मिल जाएगा बहुत कम पैसे। और बल्कि अब तो उसका सरलीकरण हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री जी ने किया है, गडकरी जी ने किया है कि आप एक निश्चित अमाउंट का बुक कराइए और दुनिया में कहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी यात्रा करिए, आपको केवल पैसा उतना ही देना है। तो इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। ये तो सर विकास की बात रही। अब चुनाव को लेके पूछ लेते हैं, क्योंकि पिछली बार में जो है पंचायत चुनाव में आपकी 9 की 9 सीटें जो हारी थी, क्या इस बार भी दोनों इलाकों में शिकस्त मिलेगी या बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी? देखिए, आप साख बचाने की बात नहीं करिए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8.5 सीटें हैं, हम 8 पर चुनाव प्रत्याशी अपने देते हैं आमतौर पर। 8 के 8 जीतने जा रही है, ये विश्वास दिला रहा हूं। विपक्ष का आरोप है चुनाव आने से पहले ही जो है बीजेपी एक धार्मिक माहौल बना लेती है, कहां तक सही है? ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ में न्याय करती है और सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल इस पर 100% खरा उतरती है और उसके लिए काम करती है। ये माहौल बिगाड़ने का काम तो कुछ कतिपय लोग करते हैं। मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं, अगर बरेली जिले में ही जो अभी घटना हुई थी, उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जबकि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, हर आदमी जिस भी धर्म को मानता है, उस धर्म के जो भी, चाहे मैं कह रहा हूं अल्लाह को हो, खुदा को हो, भगवान को हो, ईश्वर को हो या यीशु को हो, हर एक उनको प्रेम करता है। आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर वहां पर कोई विवाद या बवाल खड़ा करने की का काम करेगा तो निश्चित रूप से सरकार कानूनन उससे निपटेगी और सख्ती के साथ निपटेगी, और वही किया। विधायक परवेज भाई ने पंचायत चुनाव की बात की, आपने उसमें जवाब दिया सबका साथ सबका विकास। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा, अभी डायरेक्टरी के जो चुनाव हुए, अगर एक ऐसी बात को छोड़ दिया जाए, सारे बातों पर कुर्मी समाज के ही लोग चुन के आए, सबके साथ सब। और क्या जिला पंचायत में भी क्या हम आगे देखेंगे कि अन्य बिरादरी को भी तवज्जो दी जाएगी, उन्हें टिकट दिए जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हम जातिगत बातें नहीं करते हैं और ना ही जातिगत राजनीति करते हैं। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसे चुनाव लड़ाया जाता है। आपको नहीं लगता दूसरे समाज के अंदर डिजर्विंग, अगर कैंडिडेट किसी भी पार्टी से डिजर्विंग, मतलब किसी भी क्षेत्र से डिजर्विंग है, जाति का कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ। हम तो सबके साथ में समान व्यवहार रखते हैं और इसलिए किसी भी जाति बिरादरी का आदमी है उसे हम चुनाव लड़ाते हैं। अभी तक जितनी भी बातों में फ्लेक्सी, सारे गंगबार समाज, अभी तक जो भी दावेदारी संभावित दावेदार लिख रहे हैं, अन्य बिरादरी के लोग साहस नहीं, चाहे उनमें कश्यप समाज के हुए, चाहे ब्राह्मण समाज के हुए, अन्य जातियों में मौर्य हुए, कोई लोग साहस ही नहीं कर पा रहे, उन्हें लग ही नहीं रहा कि भाजपा उन्हें टिकट दे देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं कहा है चुनाव के लिए। दावेदार हैं, अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं और हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है, टिकट मांगने का हक है। प्रत्येक व्यक्ति, मतलब कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, लेकिन लड़ेगा वही जिसको पार्टी तय करेगी। लेकिन पंचायत चुनाव अभी काफी दूर है, उससे पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता काफी तरह, कई वार्डों में जो है कई कार्यकर्ता जुटे हुए, तो किस तरह से बीजेपी उनका समर्थन करेगी सबका? मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है। जिसको टिकट मिलेगा, जिसको पार्टी तय करेगी वही चुनाव लड़ेगा, बाकी सब पार्टी के सिपाही हैं, उसी को चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ चुनाव की बात है, हाईकमान की, सर एक बड़ा इस टाइम हम चेहरा देख रहे हैं, हमारे महामहिम राज्यपाल जी की सुपुत्री सुरीति गंगवार जी नवाबगंज विधानसभा में काफी एक्टिव है। हर कार्यक्रम में अक्सर हम उनकी आमद देख रहे हैं, हर कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं विधानसभा की दावेदार के रूप में वो उभार रही हैं? अगर उन्हें टिकट मिलता है तो डॉक्टर आर्या जी क्या करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं
और जहां तक सुरती जी की बात करूं तो मान्यवर संतोष गंगवार जी का जो सम्मान है, उस सम्मान के आधार पर उनका काफी इस क्षेत्र में स्वीकार्यता भी है। और सुरती जी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन है, इस नाते वो बहुत सारे कार्यक्रमों में या ज्यादातर कार्यक्रमों में शामिल होती है, हम भी उन्हें बुलाते हैं। तो यहाँ तो सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। पार्टी जिसे कैंडिडेट तय करती है, सब लोग मिलकर के उसे चुनाव लड़ाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि टारगेट करके कि साहब ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा पहले से तय नहीं होता है। विधायक जी, एक चीज है, अब तक नवाबगंज के जो विधायक रहे आपसे पहले बरेली बैठते थे। नवाबगंज के लोगों के लिए एक अच्छी बात ये रही, पहली बार विधायक नवाबगंज से बने और नवाबीगंज बैठकर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो पहले की जो नेता थे गांव में रहते थे, वो यहाँ राजनीति नहीं करते थे, फिर भी 5-5, 6-6 बार विधायक बन गए, ऐसा नहीं। देखिए, उनकी कार्यशैली अपनी कार्यशैली थी, उनका अपना तौर तरीका था। ये वो जाने कि उनने क्या करना है और क्या किया। मेरा अपना है, मेरा कहीं बरेली में कुछ है ही नहीं। मेरा तो घर यहाँ है, मेरा हॉस्पिटल यहाँ है, मेरा पेट्रोल पंप यहाँ है। तो अपना तो सीधी सी बात है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा है जाना कहाँ। हम भी देखते हैं, आप हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं, बाहर का सफर कम करते हैं। अच्छा विधायक जी, आगे एक अच्छा, ये भी बीच बीच में मंत्रिमंडल विस्तार की बात चली जी कि मंत्रिमंडल विस्तार में नवाबगंज को एक तोहफा, कई मीडिया के माध्यम से बातें थी। ये कोई सरकार की तरफ से या नहीं था, लेकिन एक लोगों को बड़ी खुशी होती थी कि कहीं हमारे विधायक डॉक्टर आर्या जी मंत्रालय में शामिल, कहीं अंदर इच्छाएं तो होंगी आपकी भी। देखिए, ऐसा है, इच्छाओं की आप बात करेंगे वो तो हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन हम सब पार्टी के सिपाही हैं। खासतौर से मैं अपनी बात करूं तो मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूं। मुझे तो जैसा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से काम करूंगा। पार्टी कुछ करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो मुझे विधायक बना दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। विधायक जी, एक और सवाल, जो बरेली में आप आई लव मोहम्मद वाली बात जो थी जी, वो शगुफा जो था तौकीर मियां का था जी। पिछला, इससे पहले दंगा हुआ, तौकीर मियां साहब जेल गए, उनकी जमानत कराने वाले बताते कुछ भाजपा के ही नेता थे जी। तो उन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की कि जिन लोगों ने उनको बढ़ावा दिया, जो ना जब जेल से बचाने का काम कर रहे हैं। आज ये आरोप है कि भाजपा बेगुनाह लोगों को पकड़ पकड़ एनकाउंटर कर रही है। तौकीर मियां की मदद करने वाले लोगों पर कब कार्रवाई हो? देखिए, ऐसा है, जो भी उनके मददगार हैं गलत कामों में जी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जमानत किसी के लेना गलत काम नहीं है। नहीं तो जमानत लेने में मददगार तो हुई है साहब। नहीं, बात ठीक है, लेकिन गलत काम में मददगार नहीं है। अगर दंगे में गए थे विधायक जी, वो दंगे का एक अलग बात है। दूसरा, जिन्होंने जमानत कराई उसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात ठीक है कि जमानत लेना कोई गलत काम किसी का नहीं होता। तो क्या लगता है 27 में फिर सरकार भाजपा की बनने जा रही है? इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बनेगी और पहले से बड़े बहुमत के साथ बनेगी। और ये मान लें कि विधायक आर्या जी हो सकता है मंत्रिमंडल की रेस में बहुत आगे हुई। अरे ये तो आप सब लोगों की कृपा है, ये पार्टी जैसा तय करेगी, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। अच्छा विधायक जी, विकास की काफी बात करी, परवेज भाई ने भी काफी कड़े सवाल आपसे पूछे, हम लोगों ने भी, लेकिन इसके अलावा कुछ एक ऐसा सोच रखा हो, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति, मैंने आपको ग्राउंड में मैदानों तक देखा, आपकी जो जानकारी है बेसिक जानकारी खेल के मामले में, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं कहते हैं चौका छक्का मार दिया, लेकिन आप उसको बोल सकते हैं कि ड्राइव किया, ये कट किया, ये पुल किया, आप वो लैंग्वेज भी जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति और बहुत जानकारी खेलों की। लेकिन फिर उसी सवाल पे कि नवाबगंज के युवाओं के लिए एक छोटा सा ग्राउंड हमारी तरफ से अपील के रूप में समझ लें या कुछ एक मुहैया करेंगे किसी से। देखिए, नवाबगंज में कोई ऐसा बड़ा ग्राउंड सरकारी है नहीं। आप जेपीएन कॉलेज के ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो वो एक कॉलेज की संपत्ति है जिस पर कि सरकारी अधिकार नहीं है या हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये जरूर है, हाँ, जेपीएन कॉलेज के जो कर्ता धर्ता हैं हम उनसे बात कर सकते हैं कि भाई उस ग्राउंड को ठीक करा दें और यहाँ के लोगों के लिए खेलने की व्यवस्था हो जाए। ये बात तो ठीक है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम तो सरकारी बात कर रहे हैं। हमने कहा हमने मिनी स्टेडियम बनवाया है, बहुत बढ़िया जगह है, उसको विकसित भी करा रहे हैं और आप देखेंगे कि कुछ महीने के अंदर वो एक अच्छा ग्राउंड आपको मिलेगा, आप वहां पर खेल कूद को आगे बढ़ा सकते हैं। विधायक जी का काफी सराहनीय कार्य है, लेकिन विधायक जी पंचायत चुनाव सामने है, चूंकि काफी लंबा इंटरव्यू हो चुका, काफी लंबी बातचीत हो गई, आखिर में नगर के लोगों से और पार्टी के लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? क्या संदेश है लोगों के? देखिए, ऐसा है, मैं खासतौर से नवाबगंज विधानसभा के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि लगातार जिस तरह से मेरा साथ दे रहे हैं उसी तरह से साथ भी देते रहें।
मैं हमेशा उनके सुख दुख में जिस तरह से खड़ा रहता हूं वैसे ही खड़ा रहूंगा और हमेशा उनकी मदद करता रहूंगा। लेकिन उनसे निवेदन ये करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के लिए बराबर काम करती है, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रही है, तो लगातार साथ देते रहें। सभी नवाबगंज क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करते हुए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक डॉक्टर एम पी आर्य जी और हमारे साथ में थे सीनियर रिपोर्टर रियाज जी। और विधायक जी से काफी चर्चा की हमने, विकास को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात की और आगे की जो प्लानिंग थी, पंचायत चुनाव आने वाले उसको भी लेकर चर्चा की। और आगे भी हम जो है इंटरव्यू विधायक जी का लेंगे और भी जो सामाजिक मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे।